गुजरात का फेमस सोमनाथ टेम्पल, जो भारत की संस्कृति, कल्चर, हेरिटेज का प्रतीक था, जिसे 10वीं सदी में एक लुटेरे महमूद गजनवी ने लूट लिया, उस टेम्पल को दोबारा से रीबिल्ड करवाया एक ऐसे इंसान ने जो भारत का राष्ट्रपति था, वो भी हेड ऑफ द सेकुलर स्टेट। उन्होंने अपने धर्म का निर्वाह भी किया और एक हेड ऑफ द सेकुलर स्टेट की छवि को भी बरकरार रखा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हमारे प्रथम राष्ट्रपति जो आपकी स्क्रीन पे हैं, श्री राजेंद्र प्रसाद। क्या था ये सारा किस्सा कि सारी पॉलिटिकल पार्टियों का पीएम के विरोध के बावजूद उन्होंने अकेले दम पे ये फैसला लिया और ये सब कुछ सपोर्ट किया और करवाया। ये सारी मज़ेदार इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में, बने रहिए अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद हेमंत पर। जो दोस्त नए हैं, मैं बताऊं कि रोज़ शाम को 7:15 बजे हमारी न्यू वीडियो आती है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, थोड़ा आगे बढ़ने में सहयोग करें। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं वापस हमारे होमवर्क क्वेश्चन तो मैंने कोई नहीं दिया था, क्योंकि ये पिछली पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियोस में मैंने पूरे कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किया था आपको। तो प्लीज़ एक बार जो दोस्त नए आए हैं वो पार्ट 1 एंड 2 ज़रूर देख लें, ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी हो जाएगी। सिर्फ 20 मिनट की वीडियो है और उसमें भी एक लंबा इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें हर बार क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो उसको वो क्लैरिटी से लेके आप आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। दैट इज़, ये आपकी स्क्रीन पे है। गिवन बिलो आर दी 2 स्टेटमेंट्स, असर्शन एंड रीज़न। ये देखिए, जो कथन दिया गया है वो है यूनियन एग्जीक्यूटिव इज हेडेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है वो राष्ट्रपति हैं भारत के। रीज़न क्या है? देयर इज़ नो लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ प्रेसिडेंट, कि कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई बंदिश नहीं है, अनलिमिटेड पावर्स हैं। क्या ये कारण है? जहाँ पे आगे नो लिमिटेशन, क्या भारत जैसे देश में जो सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलता है, एक अंदाज़ा भी लगाएं, कुछ नहीं पता आपको, तो भी आपको ये स्टेटमेंट गलत दिख जाएगी। सो दिस इज सी इज द आंसर। ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन थी आपकी स्क्रीन पे। यूपीपीसीएस 2012 का क्वेश्चन। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 53 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। 52 नंबर आर्टिकल में था देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। 53 नंबर आर्टिकल में 53 में ये दिया गया है कि सारी जो पावर है यूनियन की वो राष्ट्रपति के पास होंगी, तो इसीलिए ए करेक्ट हो गया। और आर फॉल्स क्यों है? कि प्रेसिडेंट शैल एक्सरसाइज दिस पावर ईदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम। या तो उस पावर को डायरेक्टली इस्तेमाल करेंगे या उन ऑफिसर्स के द्वारा जो उनके सबऑर्डिनेट हैं, बट इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान के अनुसार। तो इसलिए अनलिमिटेड पावर नहीं है, लिमिटेड पावर है, क्योंकि जो संविधान में दिया है उतनी पावर इस्तेमाल कर पाएंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाउ इज द प्रेसिडेंट इलेक्टेड इन इंडिया? कैसे इनका चुनाव होता है? सो जो स्टूडेंट्स फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो देखिए उन्होंने इनको वैसे ही आंसर पता होगा। ए डायरेक्टली, बी बाय राज्यसभा मेंबर्स, सी बाय लोकसभा मेंबर्स, डी बाय इनडायरेक्ट इलेक्शंस। तो ये हमने पढ़ा था कि इलेक्टोरल कॉलेज होता है, एमपीपीसीएस 1998 का क्वेश्चन, एंड डी इज द आंसर, इनडायरेक्ट इलेक्शंस। की राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एंड द वोटिंग एट सच इलेक्शन शैल बी डन बाय सीक्रेट बैलेट। एक सीक्रेट बैलेट के द्वारा होता है, ना कि ओपन बैलेट के द्वारा। कि सीक्रेट बैलेट जो एक समझ लीजिए क्लोज लिफाफा, समझ लीजिए काइंड ऑफ दैट, एक सीक्रेट बैलेट, उसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बनती, जैसा हमने बात की थी कि भाई 50 प्रपोजर, 50 सेकेंडर्स होते हैं, एटलीस्ट 100 ऐसे एमपी एमएलएस चाहिए जो राष्ट्रपति को सपोर्ट करें कि ये एज ए कैंडिडेट खड़े हो सकें, फिर वो बाद में चुने जाते हैं वो सारी प्रक्रिया के द्वारा। उसे कहते हैं कि ये जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो इसके द्वारा इसलिए इनडायरेक्ट इलेक्शंस हैं, क्योंकि एमएलएस और एमपीज पार्टिसिपेट करते हैं। वो कौन से? आर्टिकल 54 में दिया गया है कि मेथड क्या है उनके इलेक्शंस का, और वो इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होगा, जिसकी हमने ऑलरेडी अच्छे से बात की पुरानी वीडियो में, कि ऑल इलेक्टेड मेंबर्स बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, राज्यसभा लोकसभा दोनों के एमपीज होंगे, और इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, नॉमिनेटेड मेंबर्स भाग नहीं लेते। तो राज्यसभा के भी जैसे 12 मेंबर्स हैं नॉमिनेटेड, वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इधर एंग्लो इंडियंस हैं, वो भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो बी इज द ऑल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट, सारी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं स्टेट्स की, वो भी भाग लेंगी। ठीक है, मतलब जो विधानसभा है, लोअर हाउस स्टेट्स का। हेयर स्टेट इन्वॉल्व्स द नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली, स्टेट के अंदर ये वर्ड भी आता है भाई, ध्यान रखें। एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी जो दिल्ली है वो भी आती है, और यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी, स्टेट वर्ड में ये भी दोनों इंक्लूडेड हैं, कि 2 यूटीज हैं जिनकी लेजिस्लेटिव असेंबली भी भाग लेगी इसके अंदर।
उनके MLAs। सो 70th अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा ये ऐड किया गया था कि ये दोनों यूटीज़ भी भाग लेंगी। चलिए आगे चलते हैं, फिर से रिवाइज करवाऊँ कि 69th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा दिल्ली को नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी का दर्जा मिला था। एक ये भी यहाँ पे पे अटेंशन बताया गया है। जम्मू कश्मीर इज़ नॉट इंक्लूडेड एज ऑफ नाउ। इलेक्टेड मेंबर्स जो भी हैं लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर नॉट येट इंक्लूडेड, अभी तक इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर भी तो यूटी बन चुकी है, वहाँ पे भी लेजिस्लेटिव असेंबली है। जैसे अमेंडमेंट होगी फिर उनको भी ऐड कर लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, द 2 यूनियन टेरिटरीज which have been given the right to take part in the election of the President of India by the 70th Amendment Act of the Indian Constitution। कौन सी 2 यूटीज़ हैं जिसकी हमने बात कर ली, तो फटाफट आगे चलते हैं। पता है हमें, दिल्ली एंड पुडुचेरी, ये बी इज़ द आंसर। ARO रेवेन्यू ऑफिसर के एग्जाम में आया था यूपी में 2017 में। क्वेश्चन नंबर 4, ए असर्शन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द इनडायरेक्ट इलेक्शन। बिल्कुल सही है, अभी हमने पढ़ा इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। रीज़न क्या है? देयर इज अ प्रोविजन ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज, एक इलेक्टोरल कॉलेज का प्रावधान है कंसिस्टिंग ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज के मेंबर्स, इलेक्टेड मेंबर्स उसमें भाग लेते हैं। वर्ड आ गया ना इलेक्टेड, अगर यहाँ पे आ जाए ऑल मेंबर्स तो गलत हो जाएगा। इलेक्टेड मेंबर्स, क्योंकि नॉमिनेटेड इंक्लूडेड नहीं है। एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स। भाई ये हो गए ना इलेक्टेड मेंबर जो लोगों ने चुने हैं, अब ये आगे पार्टिसिपेट करेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में। तो अल्टीमेटली इनडायरेक्टली लोग अपना राष्ट्रपति चुन रहे हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा, MLAs MPs के द्वारा। आई होप आई एम क्लियर। और कोई डाउट्स है भाई कमेंट्स में बिंदास होकर पूछा करो यार, तभी मुझे पता लगेगा कि येस स्टूडेंट्स आर जेन्युइनली पार्टिसिपेटिंग। और इतना जो जोर लगता है अंदर से कि एक एक चीज़, एक एक वर्ड ऐसे क्लैरिटी से बताऊं, यही जो मेरा मेन पर्पज़ है, माई एक्सप्लेनेशन। जो मैं एडिटिंग का अपना टाइम सेव करके इस एक्सप्लेनेशन को और बेहतर बनाने की कोशिश करता हूँ, विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो बताएं मुझे फीडबैक में थोड़ा। सो ये आपके सामने ऑप्शंस हैं एंड सी इज़ द आंसर। बोथ ए एंड आर एंड ट्रू है और आर उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, क्योंकि इनडायरेक्ट इलेक्शंस और क्यों है उस इलेक्टोरल कॉलेज के कारण। क्वेश्चन नंबर 5, इन इंडिया द प्रेसिडेंट ऑफ इज इलेक्टेड बाय, कैसे? डायरेक्ट इलेक्शन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ये भी है, और सी प्रोपोर्शनल वोट सिस्टम, ये भी है। तो बी एंड सी तो हो ही गए। ओपन बैलेट सिस्टम, ओपन नहीं है, सीक्रेट बैलेट है, हमने बात की थी। बिहार PCS 1996 का क्वेश्चन, बी एंड सी इज द आंसर। एग्जाम में कभी ऐसे आएगा नहीं, ये क्वेश्चन को एलिमिनेट कर दिया जाएगा, या दोनों में से कोई ऑप्शन टिक करो और आंसर सही होगा, चाहे बी करो चाहे सी करो, क्योंकि मार्क करने की तो एक ही ऑप्शन मिलेगी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट कंसिस्ट ऑफ। इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन इंक्लूडेड है? 1 इज इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब ये रिपीट हो रहे हैं भाई, ये 3-4 क्वेश्चन क्विकली कर लेते हैं इसे। 2 इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउसेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के दोनों हाउसेज। उसके बाद तीसरा इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ ऑल स्टेट्स। सो सारी स्टेट्स हैं जो उनकी लेजिस्लेटिव असेंबलीज और पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज। विधानसभा, विधान परिषद मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ऑब्वियसली वो स्टेटमेंट गलत होगी क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल पार्ट नहीं लेती। 4th इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी। सो 1, 3, 4 इज द आंसर, दैट इज डी। ये आपके सामने। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, हु अमंग द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए, एक आगे बढ़ने से पहले एक बात बताऊं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को है ना, जब से रील्स का ट्रेंड आया है, शॉर्ट्स का ट्रेंड आया है, तो पेशेंस बहुत लूज़ हो गई है। कई बार स्टूडेंट्स बहुत सारा सिलेबस कवर करने के चक्कर में बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होने लग पड़ते हैं। तो जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके सामने, आपको पता है कि हाँ यार पता है मुझे, छोड़ो, मूव ऑन, कि मुझे पता है कि इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होता है, ऑलरेडी मैंने कर लिया है, वीडियो देख ली है और वैसे भी पता है, को स्किप करेंगे। उसको स्किप करने की बजाय मैं बताता हूँ एग्जाम में गलती क्या होती है, नोट कर लीजिए इस बात को। आप ओवर कॉन्फिडेंट में प्री एज्यूम करके दिमाग में कि मुझे पता ही है, आप एक सिंगल लाइन को मिसरीड कर जाएंगे, एक सिंगल वर्ड को मिसरीड कर जाएंगे और उस जल्दबाजी में टिक कर जाएंगे। क्वेश्चन आपको आता था, मेहनत आपने की, गलती भी आपने की, हर्जाना भी आपने भुगता, तो सिर्फ थोड़ी सी पेशेंस रखें, वो एग्जाम में ऑटोमेटिकली 5 नंबर एक्स्ट्रा खिलाएगी आपको, 5 नंबर, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। वापस आके कमेंट कर देना अगर ये टिप मेरी काम नहीं आई तो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, सो भाई कौन इंक्लूडेड नहीं है इलेक्टोरल कॉलेज में, ये हमने अब देख लिया। ए इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, बिल्कुल सही है, लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स। बी इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट कौन सी होती है, राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर्स, बिल्कुल सही है। सी इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट, बिल्कुल सही है, विधानसभा जो स्टेट्स की है उनके इलेक्टेड। डी इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ऊपर वाला सेम रिपीटेड क्वेश्चन, आंसर इज डी, ये गलत है भाई।
अब मैं आपको उस स्टोरी को थोड़ा एक्सप्लेन करूं, जो मज़ेदार इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बोली थी। देखिए क्या हुआ था कि जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने महात्मा गांधी से बात की एक बार कि भाई धर्म के लिए मेरी जो है इम्पोर्टेंस है मन में, वो कम होती जा रही है, मुझे सिर्फ रूढ़िवाद और ये सब चीज़ें लगती हैं। वो अपने आप को प्रेजेंट करना चाह रहे थे कि एज ए सेक्युलर। अब देखिए मोदी जी भी हैं, मोदी जी एक एज ए ह्यूमन बीइंग भी हैं, बट जब सीट पे हैं, जब काम कर रहे हैं, तो एज ए उनकी प्राइम मिनिस्टर की कैपेसिटी में उन्हें जॉब करनी है। तो इसीलिए जब कोई स्कीम लॉन्च करनी है तो तब उन्हें सेक्युलर होना इंपॉर्टेंट है, धर्मनिरपेक्ष होना। तो स्कीम जब लॉन्च हो रही है तो कभी ये नहीं हो रहा कि भाई मुस्लिम्स को नहीं पहुंचेगी या किसी और माइनॉरिटी को नहीं पहुंचेगी, कि मैं हिंदू उस धर्म से संबंधित हूं और मैं सीट पे हूं, तो हुआ उसका दुरुपयोग। लेकिन भाई एज ए इंडिविजुअल, हम भी जब जॉब से आते हैं, वहाँ पे हम सूटेड बूटेड हैं, मे भी घर में आके आप दाल चावल हाथ से खाना चाह रहे हैं, आपकी कल्चर है भाई, आपने बचपन से खाया है। तो आप जब ऑफिस में किसी फंक्शन में हैं या कहीं पे, तो कटलरी जो मैनर्स हैं कि भाई कांटा छुरी उसके साथ खा रहे हैं। लेकिन जब आप अपनी स्पेस में हैं, वो आपका एक दूसरा रूप है, तो आप उसको एंजॉय करना पसंद करेंगे। सिमिलरली धर्म के लिए भाई, जो मैं एज ए इंडिविजुअल, मान लीजिए जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, वो ये कहते थे कि भाई मैं सेकुलर स्टेट का हेड हूँ, लेकिन मैं हिंदू भी हूँ, वो मेरा धर्म है, वहाँ मैं पला बड़ा हूँ, यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो उसके लिए मेरी अपनी एक आस्था है, मेरी धार्मिक आस्था। सेकुलर सबके लिए हूँ क्योंकि मैं हेड ऑफ द स्टेट हूँ। अब ऐसे में जब सोमनाथ टेम्पल को रीबिल्ड करवाने की बात आई, तो अंदर ही अंदर जो बातचीत चली कि जवाहरलाल नेहरू उसके सपोर्ट में नहीं थे कि मैं इसके लिए फंड्स निकलवाऊंगा, दूंगा, तो लगेगा कि मैं हिंदुओं का पक्ष ले रहा हूँ। तो उन्होंने तकरार भी हुई कि भाई, आर्गुमेंट्स भी हुई हैं जो ऐसे रिकॉर्ड में सामने नहीं निकल के आती हैं। पब्लिक डोमेन में कुछ चीज़ें अवेलेबल हैं, तो उसमें कुछ चीज़ें ये निकल के आई कि भाई अजमेर शरीफ के लिए तो आपने फंड्स दिए, तो वो कह रहे हैं कि अजमेर शरीफ तो भाई एक जीवित जगह है, हिंदू मुस्लिम दोनों आ रहे हैं। सोमनाथ तो सिर्फ हिंदुओं के लिए हो गया। उन्होंने बोला ये सिविलाइजेशन का प्रतीक है, इतना पुराना, हमारा 10वीं सदी, सिख धर्म भी 1469 से स्टार्ट हुआ, और हमारे सिख भाई हैं गुरु नानक देव जी, एक तरह से उसी हमारी हिंदू कल्चर को और आगे बेहतर ढंग से बढ़ाया, कितनी कुर्बानियाँ भी दी। तो आप सोचिए 1000 सदी की बात हो रही है, कितना पुराना भी उस टाइम का सोमनाथ टेम्पल, हमारी कल्चर, हमारी संस्कृति, वो आर्किटेक्चर जो उसने निस्तो नाबूद कर दिया। कभी किसी हिंदू राजा ने कभी किसी मस्जिद को ऐसे किसी पे अटैक नहीं किया कि किसी दूसरे देश में। तो आज हम जब हम दोबारा इंडिपेंडेंट हुए, आज़ाद हुए हैं, तो हम हमारी कल्चर को पुनर्जीवित करेंगे। तो ऐसे हुआ, फिर उन्होंने बोला कि मैं अपने दम पे, या आरएसएस या हिंदू महासभा है, इनके द्वारा फंड्स को रेज करूंगा। उन्होंने अंदर ही अंदर उसकी हेल्प की और दोबारा उसको रीबिल्ड करवाया। और जब उसका प्राण प्रतिष्ठा जैसे जो समारोह होता है, रिवाइवल उसका, तो उस समारोह में मैं भाग लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि भाई आपका वहाँ जाना ठीक नहीं है, कि आप दिखोगे कि आप हिंदुओं की तरफ झुकाव है आपका। तो उन्होंने बोला कि ये मेरी धार्मिक श्रद्धा भी है, मैं एज ए इंडिविजुअल, मैं हिंदू भी हूँ, तो वो मेरी धार्मिक आस्था है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे वहाँ पे, और ये गए वहाँ पे, जो राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो पीएम नेहरू को थोड़ी ईगो हर्ट हुई। उन्होंने इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री को बोला कि इनका जो भाषण है रेडियो पे ना चलने दिया जाए। मतलब इस लेवल का, मतलब अब कंट्रोवर्शियल हिसाब किताब था। अब चाचा नेहरू, हमें बचपन में बहुत रिस्पेक्ट होती थी, लेकिन कुछ चीज़ें देखते हैं तो मन में थोड़ी सी खटास भी आती है, अच्छा नहीं लगता ऐसे। आपका क्या ओपिनियन है, आप बताएंगे। तो ये थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने पार्टिसिपेट भी किया, मंदिर भी बनवाया, और जिसको आप जाके आज ऐसे टूरिस्ट एंजॉय कर रहे हैं। सो मेरा दिल से सैल्यूट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ऐसी ही मज़ेदार स्टोरियाँ हमारी देश की उस चैप्टर से रेलिवेंट मैं हमेशा लेके आता रहूँगा, ताकि स्टूडेंट्स को एक मोटिवेशन भी मिले कि कल को आप IAS IPS बन जाएं, बड़े पदों पे पहुँच जाएं, तो आप एक बैलेंस रख पाएँ अपनी ड्यूटी का और पर्सनल, अपनी जो भी आपका कल्चर है, आपका धर्म है, उसके लिए भी, दोनों को आप बैलेंस रख पाएँ। सो कैसा लगा ये सब, तो प्लीज़ इसको कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी आगे और बेहतर लाने के लिए। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 8 की बात चल रही थी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
कौन से मेंबर्स थे इलेक्टोरल कॉलेज के जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में भाग लेते हैं? अब तो पता लग गया भाई, छोड़ दो अब, फटाफट स्टेटमेंट देखेंगे। सारे मेंबर्स दो हाउसेस के, या ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, दो सही होगी, ठीक है, पहली वाली गलत हो जाएगी। ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स थर्ड है, सारे इलेक्टेड मेंबर्स यूटी असेंबलीज़ के, यूटी असेंबलीज़ की जहाँ जहाँ पे असेंबलीज़ हैं। फोर्थ है ऑल द गवर्नर्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स। अब ये आपके सामने ऑप्शंस हैं 1 and 2, 2 and 3, 1 2 3, 1 2 3 4। ये इसीलिए इसका आंसर इसमें से नहीं बनता, क्योंकि ऑल वाला वर्ड है वो गलत हो जाएगा, और थर्ड वाली स्टेटमेंट है वो भी गलत हो जाएगी, क्योंकि सारी की सारी असेंबलीज नहीं है। ऐसे जम्मू कश्मीर की भी है बट वो अभी भाग नहीं ले रही। सो आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो मेंबर्स हैं बोर्ड ऑफ इलेक्शन के प्रेसिडेंट के, वो कौन है? इलेक्टेड मेंबर ऑफ, भाई रट जाएगा सब कुछ दिमाग में। नींद में उठा के भी कोई पूछेगा कि राष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज की कंपोजिशन बताओ, कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, एकदम सही आंसर पर टिक लगाओगे। इलेक्टेड मेंबर्स लोकसभा के, इलेक्टेड मेंबर राज्यसभा के, इलेक्टेड मेंबर विधानसभा के, यही तीन है। 1 2 3 इज द आंसर। विधान परिषद भाग नहीं लेती, सो सी इज द आंसर 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 10, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय ओनली द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ओनली द मेंबर्स ऑफ लोकसभा, ओनली by the members of state legislative assemblies and Lok Sabha, by the elected members of Rajya Sabha, Lok Sabha and state legislative assembly. D is the answer. UPPCS 2011 का क्वेश्चन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय दी, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, एंड आंसर शुड बी द डी। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 12, इलेक्टोरल कॉलेज जो है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट के लिए इट कंसिस्ट ऑफ, कौन कौन है इसमें इंक्लूडेड? ये भी आपको अच्छे से पता है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। डी, all the elected members of the both houses of the parliament and elected members of the state legislative assemblies। ठीक है, ये सब इसमें भाग लेते हैं। बिहार पीसीएस देखिए 2 बार 3 बार रिपीट हुआ है, 2020 में भी कोविड के टाइम में क्वेश्चन जो था एग्जाम। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट इलेक्शन? इलेक्शन ऑफ द सक्सेसर मस्ट बी हेल्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ द इनक्यूमेंट प्रेसिडेंट। बी, द प्रेसिडेंट होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ द 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन द ऑफिस। पहली स्टेटमेंट कहती है कि इलेक्शन जो सक्सेसर का है, जो आगे आने वाला, वो होना चाहिए कि राष्ट्रपति की जो टर्म है एक्सपायर हो उससे पहले पहले। ठीक है, ये ऊपर पूछा कि क्या सही नहीं है। सो बी क्या था कि राष्ट्रपति 5 साल का उनका कार्यकाल है, तब तक ऑफिस में रहें, फ्रॉम द डेट अपॉन विच ही एंटर्स अपॉन द ऑफिस। ये बिल्कुल सही है भाई, जिस दिन से ऑफिस में एंटर करके 5 साल तक वो रहें। सी, ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ हिज टर्म, जब उनकी टर्म एक्सपायर होगी कार्यकाल, ही कॉन्टिन्यूज टू होल्ड ऑफिस अंटिल ही सक्सेसर एंटर्स अपॉन द ऑफिस। जब उनका उत्तराधिकारी अगला जो राष्ट्रपति हैं वो जब तक ऑफिस नहीं पहुंचते तब तक वो ऑफिस में रहेंगे, चाहे उनकी टर्म एक्सपायर हो गई है। 5 साल पूरे हो गए हैं आज, लेकिन अगले 4 दिन अभी ऑफिस में अगले राष्ट्रपति नहीं आने वाले, तब तक वो पुराने वाले ऑफिस में, जो पुराने राष्ट्रपति हैं वो ऑफिस में रहेंगे। नए पुराने की बात नहीं कह रहा हूँ भाई, आप फॉर्मर कह सकते हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट, ये कैजुअली बातचीत कर रहे हैं हम। सो डी, प्रेसिडेंट इलेक्शन मे बी पोस्टपोन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज इज इनकम्प्लीट। ये हमने एक्सप्लेनेशन जो ऊपर सारी बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे उसमें पढ़ा था कि राष्ट्रपति के इलेक्शन पोस्टपोन नहीं हो सकते इस आधार पे, इस ग्राउंड पे कि इलेक्टोरल कॉलेज कंप्लीट नहीं है, जितना है जैसा है वो भी भाग लेगा और राष्ट्रपति के इलेक्शन टाइमली होंगे। यूपीपीसी 2016 क्वेश्चन, डी इज द आंसर। यस, ये आपके सामने, तो एक्सप्लेन तो मैंने ऑलरेडी कर दिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्टर्स नीडेड टू बी प्रपोजर्स ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। ए 10, बी 20 और सी 5 एंड डी 15 इलेक्टर्स। सो दिस इज नाउ होमवर्क क्वेश्चन, क्योंकि एक्सप्लेनेशन 1 और 2 में मैंने बताई है। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर बताएं, और कमेंट्स में थोड़े से भाई डाउट्स पूछें, अपने फीडबैक शेयर करें, मुझे भी हौसला मिले आगे बढ़ने के लिए। दोस्तों से ज़रूर बांटें भाई, थोड़ा सा सपोर्ट करें चैनल को आगे बढ़ने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।